सुपरस्टार्स, हाउस द जोश। आई होप आप सभी एकदम रॉकिंग होंगे। तो स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी एजुकेटर सीए श्वेता जोशी। तो गेट रेडी टू रॉकेट विद ऑडिट। आज के हम इस अपने लेक्चर के अंदर एसए 510 को इन डिटेल समझने वाले हैं कि एसए 510 क्या है और किस तरीके से इसका एप्लीकेशन होता है। एसए 510 का जो नाम हमें दे रखा है वो है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मतलब को समझने की जरूरत है। ऐसे के नाम के ही स्टार्टिंग आज की अपनी क्लास के अंदर, आज के अपने इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसए 510 को डिटेल के अंदर। यहाँ पे इस एसए के एप्लीकेशन से लेकर इस एसए में किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, हम सभी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। एसए 510 जो है आपका वो है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट फॉर ओपनिंग बैलेंसेस। सबसे पहले तो स्टार्टिंग इसके नाम से ही करते हैं। जब वर्ड लिखा हुआ है आपके पास में इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, तो वर्ड इनिशियल का मतलब क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। इनिशियल वर्ड का मतलब होता है जब कोई काम आप पहली बार करने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि एक सीए, एक ऑडिटर किसी एंटिटी की ऑडिट पहली बार करने जा रहा है या इस एंटिटी की ही ऑडिट पहली बार होने वाली है। अगर एक बात सोचो आप, यहाँ पर अगर एंटिटी बिल्कुल न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी होती जिसका कोई पास्ट नहीं है, बिल्कुल न्यूली इनिशियल है इसका, तो इस केस में इस एंटिटी के पास में ओपनिंग बैलेंसेस तो होते ही नहीं। क्या नहीं होते इस केस में? इनके पास में ओपनिंग बैलेंसेस तो होते ही नहीं। तो हमारा ये वाला अजम्पशन तो गलत हो चुका है कि एंटिटी बिल्कुल न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है और उसकी ऑडिट पहली बार होने जा रही है। जो हमारा पहला अजम्पशन था वो बिल्कुल सही था कि एक सीए फर्म पहली बार किसी एंटिटी की ऑडिट करने जा रही है। इट इज योर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। सो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में इनिशियल का मतलब है कि एक सीए फर्म किसी भी क्लाइंट की ऑडिट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम परफॉर्म करने जा रही है, देन इट इज नोन एज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कहलाएगा उस केस के अंदर ये। अब ना बात को एक चीज से समझते हैं यहाँ पे। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के केस के अंदर हम लोगों को ये ओपनिंग बैलेंसेस क्यों चेक करने हैं, हम लोगों को इन ओपनिंग बैलेंसेस को क्यों चेक करना है, ये बात देखते हैं। देखो आप लोग ना जब ऑडिट करने जाते हो तो किसी भी ईयर के अंदर ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है, किसी भी एंटिटी के अंदर ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है, जनरली हम लोग ना ऑडिट जो है इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। किन ट्रांजैक्शंस के ऊपर परफॉर्म करते हैं? इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर। अगर आप ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर इन ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स को डालते हैं तो आपको कौन सा बैलेंस मिलता है? तो आप लोगों को मिलता है क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस आता है? क्लोजिंग बैलेंस। अब ऑडिटर का काम है ओपिनियन एक्सप्रेस करना। क्या एक्सप्रेस करना? ओपिनियन। तो जब ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है तो ऑडिटर ये ओपिनियन इसी क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर एक्सप्रेस करने वाला है। यही क्लोजिंग बैलेंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 31 मार्च को रिफ्लेक्ट होगा। तो डू यू थिंक ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, इस क्लोजिंग बैलेंस में इस ओपनिंग बैलेंसेस के रिफ्लेक्शन तो है ही या नहीं है? है ना, इस ओपनिंग बैलेंस का रिफ्लेक्शन क्लोजिंग बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस का रिफ्लेक्शन तो है ही। तो अगर आप किसी भी एंटिटी की ऑडिट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो आपने जिस आइटम को चेक किया है वो है ये वाली चीज। आपने जिस पर ओपिनियन एक्सप्रेस किया वो है ये वाली चीज। पर क्योंकि इसमें ओपनिंग का रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए ऑडिटर के लिए बहुत जरूरी है कि उसको ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर भी कंफर्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस सही तरीके से लिखे गए हैं या नहीं। क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंसेस को सही तरीके से नहीं लिखा गया होगा तो इस केस के अंदर आपका जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो कंप्लीटली मटीरियली मिसस्टेटेड हो सकता है और इस गलती का रिफ्लेक्शन कहां आ सकता है? मेरे क्लोजिंग बैलेंस पर, और हो सकता है कि मेरा ओपिनियन भी गलत हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी एंटिटी की फर्स्ट टाइम ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको ओपनिंग बैलेंसेस पर थोड़ा कंफर्ट ऑब्टेन कर लेना चाहिए।
अब ये बात हम रिकरिंग ऑडिट के केस में क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर में किसी एंटिटी की ऑडिट मैंने ही की है तो करंट ईयर के अंदर उस सेम एंटिटी के ओपनिंग बैलेंसेस पर मुझे कंफर्ट ऑलरेडी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इस डेटा को मैं कंप्लीट डिटेल में चेक कर चुकी हूं। तो करंट ईयर में इस डेटा पे मुझे इतना डिटेल एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। तो अपने को आई थिंक ये बात तो क्लियरली समझ में आ गई है कि ओपनिंग बैलेंसेस क्या होते हैं और ओपनिंग बैलेंसेस को हम क्यों चेक कर रहे हैं। ये जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं ये प्रीवियस ईयर का ही क्लोजिंग बैलेंस है जो करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो क्लोजिंग बैलेंसेस पर भी आने वाला है। इसलिए ओपनिंग बैलेंसेस को आपको क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ साथ एक बार चेक कर लेना चाहिए। आई होप दिस थिंग इज प्रिटी क्लियर हियर। अब बात आती है वर्ड कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट कब कब होती है। देखो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ना दो केसेस के अंदर होती है। कितने केसेस में होती है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? दो केसेस के अंदर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होती है। वो दो केसेस कौन से होंगे तुम्हारे पास में? अगर मैं कह रही हूं कि एक एंटिटी है, उस एंटिटी की ऑडिट आज से पहले कभी हुई ही नहीं है। आज से पहले, या तुम बोल सकते हो कि प्रायर पीरियड के अंदर जो प्रीवियस ईयर था उस प्रीवियस ईयर में इस एंटिटी की ऑडिट हुई ही नहीं है, तो यहां हम बोलते हैं ये इनिशियल ऑडिट का केस है। मैं एक एंटिटी की ऑडिट करने गई हूं, हमारे पास एक एंटिटी है, एंटिटी का नाम है XYZ लिमिटेड। अगर मैं XYZ लिमिटेड की ऑडिट करने गई हूं और आज से पहले XYZ लिमिटेड की ऑडिट कभी हुई ही नहीं है, तो और अब मैं पहली बार ऑडिट करने जा रही हूं, तो इट इज अ केस ऑफ इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब या तो ऑडिट हुई ही नहीं है। सेकंड केस, अगर ऑडिट हुई भी थी, अगर ऑडिट हुई भी थी तो आपने ऑडिट की नहीं थी। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड थे इनके, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड थे तो वो ऑडिट आप नहीं कर रहे थे, कोई और कर रहा था। मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सिंपल है, या तो आज से पहले इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में या तो आज से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हुई नहीं, और हुई थी तो आपने की नहीं। क्या बोला हमने? या तो आज से पहले ऑडिट हुई नहीं और हुई थी तो आपने की नहीं थी। फिर कौन कर रहा था ऑडिट? ऑडिट जो पर्सन कर रहा था उसे बोलते हैं प्रीडिसेसर ऑडिटर। क्या बोलते हैं इस चीज को हम लोग? प्रीडिसेसर ऑडिटर। मतलब आज से पहले जो पर्सन ऑडिट कर रहा था वो पर्सन कहलाएगा प्रीडिसेसर ऑडिटर। क्या कहलाएगा वो पर्सन? प्रीडिसेसर ऑडिटर। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का डेफिनेशन क्या कहता है? इट मींस या तो आज से पहले किसी एंटिटी की ऑडिट हुई नहीं और हुई थी तो तुमने की नहीं थी, तो ऑडिट कौन कर रहा था? प्रीडिसेसर ऑडिटर कर रहा था। अगर मैं डिटेल में देखूं तो ये प्रीडिसेसर ऑडिटर का मतलब क्या होता है? देखो प्रीडिसेसर ऑडिटर के मतलब को समझते हैं। डेफिनेशन के अंदर इस मतलब को समझते हैं कि क्या दे रखा है। एक ना सीए फर्म है XYZ, सॉरी XYZ तो पर हम नाम ले चुके हैं ऑलरेडी, मान के चलते हैं सीए फर्म है आपके पास में, और सीए फर्म का नाम है PQR। PQR आपके पास में एक सीए फर्म है। पी ने ना ईयर 2022 और 23 के अंदर P वॉज द एंगेजमेंट पार्टनर। P क्या था? एंगेजमेंट पार्टनर ईयर 2022-23 के अंदर XYZ लिमिटेड का। ओके जी, अब हमने कहा R को हम एज अ एंगेजमेंट पार्टनर अपॉइंट कर रहे हैं फॉर ईयर 23-24। कौन से ईयर के लिए? 23-24 के लिए। R ने ना आज से पहले XYZ की ऑडिट कभी नहीं करी। किसने ऑडिट नहीं करी आज से पहले? कभी भी R ने XYZ की ऑडिट नहीं करी। तो क्या ये PQR के लिए इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का केस होगा क्या? क्योंकि इनका जो एंगेजमेंट पार्टनर है उसने कभी भी आज से पहले XYZ की ऑडिट नहीं करी थी। इससे पहले इनका दूसरा पार्टनर XYZ की ऑडिट कर रहा था। सोचिए, बिल्कुल आपके दिमाग में सही बात आ रही है कि यहाँ पर ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का केस हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब भी एक फर्म होती है तो फर्म इज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फर्म में कौन सा पार्टनर ऑडिट कर रहा है। प्रीवियस ईयर में भी PQR ने ही ऑडिट करी थी, करंट ईयर में भी PQR ही ऑडिट करने जा रहा है, तो ये केस इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का नहीं है। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट तब कहलाती है जब आपका जो प्रीडिसेसर ऑडिटर होता है ना, ये ऑडिटर किसी डिफरेंट ऑडिट फर्म से बिलोंग करता है।
किससे बिलोंग करता है, किसी डिफरेंट ऑडिट फर्म से। मानो ये प्रीडिसीसर ऑडिटर जो है वो एनएसपी लिमिटेड का था और इस बारी ऑडिट पीक्यूआर करने आ रही है। तो अगर प्रीवियस ऑडिटर एनएसपी का था और करंट ऑडिटर पीक्यूआर का है, तब जाके वो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का केस कहलाएगा, अदरवाइज वो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट नहीं कहलाएगा। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मींस या तो पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ नहीं था, और अगर हुआ था तो आपने किया नहीं था, वो ऑडिट एक प्रीडिसीसर ऑडिटर कर रहा था। प्रीडिसीसर ऑडिटर कौन होता है? प्रीडिसीसर ऑडिटर एक ऑडिटर होता है जो डिफरेंट सीएफ फर्म से बिलोंग कर रहा है। आई होप आप लोगों को इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का डेफिनेशन थोड़ा सा क्लियर है। तो देखो डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन किसकी लिख के दे रखी है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट रेफर्स टू एंगेजमेंट इन विच ईदर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड, या तो पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हुआ नहीं था, और प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय द प्रीडिसीसर ऑडिटर। और अगर ऑडिट हुआ था तो वो ऑडिट आप नहीं कर रहे थे, वो ऑडिट कौन कर रहा था? प्रीडिसीसर ऑडिटर। ये प्रीडिसीसर ऑडिटर कौन होता है? प्रीडिसीसर ऑडिटर इज अ ऑडिटर फ्रॉम अ डिफरेंट ऑडिट फर्म। ये एक डिफरेंट ऑडिट फर्म का ऑडिटर है जब आप वर्ड यूज कर रहे हो प्रीडिसीसर ऑडिटर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में या तो पिछले साल की ऑडिट हुई नहीं थी, और हुई थी तो तुमने की नहीं थी। कौन कर रहा था? प्रीडिसीसर ऑडिटर कर रहा था। और यहाँ जो ऑडिटर होगा प्रीडिसीसर ऑडिटर, वो डिफरेंट ऑडिट फर्म से बिलोंग कर रहा होगा। क्लियर इतना पॉइंट हमारा? चलो इस पॉइंट को समझते हुए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमें क्या दे रखा है? अगला टॉपिक समझते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ SA 510। जब ऑडिटर 510 में ऑडिट करने आ रहा है तो 510 में ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑब्जेक्टिव को हमने दो पार्ट्स में बांटा है। हमने बोला 510 में ना ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव जो है वो है M और वो है P। क्या है ऑब्जेक्टिव 510 में ऑडिटर का? MP ऑब्जेक्टिव है। तो 510 में हमारे ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव है वो M और P ऑब्जेक्टिव दे रखा है। M किसके लिए स्टैंड कर रहा है? M यहाँ पर स्टैंड कर रहा है मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स के लिए। किसके लिए स्टैंड कर रहा है M? मटीरियल मिस स्टेटमेंट। P किसके लिए स्टैंड कर रहा है? पॉलिसीज के लिए, जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है ना, उन पॉलिसीज के लिए P स्टैंड कर रहा है। M is standing for material misstatement and P is standing for accounting policies. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ SA 510 यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव है। ऑडिटर को दो एरियाज में चीजों को चेक करना है। वो दो एरियाज कौन से हैं? एक तो इसको ओपनिंग बैलेंसेस में, एक तो ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर किस चीज को चेक करना है? मटीरियल मिसस्टेटमेंट को चेक करना है। और दूसरा आपको ओपनिंग बैलेंसेस की अकाउंटिंग पॉलिसीज को समझना है। देखो शुरुआत करते हैं पी वाले पॉइंट से, अकाउंटिंग पॉलिसीज से। अकाउंटिंग पॉलिसीज के पॉइंट को समझने के लिए आप जरा AS1 की तरफ चाहिए। आपका AS1 क्या कहता है? AS1 कहता है कि हमारे पास में कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होती हैं। ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस ये बात कहती हैं कि वी हैव 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन: एक्रूअल बेसिस, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। जो थर्ड वन है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में क्या कहा हुआ है कि जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज एक एंटिटी यूज कर रही थी प्रीवियस ईयर में, वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होता जाएगा करंट ईयर के अंदर भी। और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आ रहा है, और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज आ रहा है, तो इस बात को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कहाँ डिस्क्लोज करना पड़ेगा इस बात को? नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। For the sake of convenience, let's take it to be part 1 and it to be part 2. तो हम लोग ना अभी क्या करते हैं, अपने पहले वाले पार्ट को समझते हैं। सबसे पहले ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंसेस की अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करना है। बात को ध्यान से देखते हैं। ये है मेरा प्रीवियस ईयर,
ये है मेरा करंट ईयर। तो ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर सबसे पहले मुझे अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ओपनिंग बैलेंसेस ओपन करे। ओपनिंग बैलेंसेस को ओपन करके मैंने देखा इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है। लास्ट ईयर मैंने देखा इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने का तरीका लीफो मेथड लगा रखा था। क्या लगा रखा था? लीफो मेथड आपके प्रीवियस ईयर के अंदर। इसका मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा वो लीफो मेथड के बेसिस पर कैलकुलेट हो रखा होगा। अब यही क्लोजिंग इन्वेंट्री इस ईयर का कौन सा इन्वेंट्री बन गया? ओपनिंग स्टॉक बन गया। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो करंट ईयर का कौन सा स्टॉक बन चुका है? ओपनिंग स्टॉक बन चुका है। तो क्या करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी लीफो मेथड के बेसिस पर रिकॉर्ड हो रखा है? हो रखा है, क्योंकि करंट ईयर का अगर आपका प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक लीफो पे था तो करंट ईयर का ओपनिंग भी तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग ही था ना। तो ये वाला अमाउंट भी कौन से मेथड पर ही है? लीफो मेथड पर ही है। अब आपने भागे भागे गए करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाया। करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के आपने नोट्स टू अकाउंट्स में गए। नोट्स टू अकाउंट्स में जाके आपने देखा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या बोलती है। वहां जाके आपने देखा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है ना वो करंट ईयर में भी लीफो ही है। करंट ईयर में भी क्या है? लीफो ही है, मतलब किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहना इससे कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी ओपनिंग बैलेंस में रिफ्लेक्ट हो रही थी करंट ईयर के, वही अकाउंटिंग पॉलिसी करंट ईयर में भी अप्लाई हुई है। तो अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है। कैसे अप्लाई हो रही है? कंसिस्टेंटली। और AS1 कहता है जहां अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही हो वहां उस अकाउंटिंग पॉलिसी को आपको आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट को उस चीज को डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो नोट्स टू अकाउंट्स में कोई डिस्क्लोजर बाकायदा होना भी नहीं चाहिए। चलो भाई, अगला केस देखते हैं। अगला केस बोलता है कि प्रीवियस ईयर में लीफो मेथड ही यूज हुआ था। प्रीवियस ईयर में कौन सा मेथड यूज हुआ था? लीफो। इसका मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कौन से मेथड के अकॉर्डिंग है? लीफो मेथड के अकॉर्डिंग है। पर जब आप भागे भागे करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने गए तो आपने देखा करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंटिंग पॉलिसीज में स्टॉक को रिकॉर्ड करने का जो मेथड है वो मेथड आपको फीफो मेथड लिख के दे रखा है। कौन सा मेथड लिख के दे रखा है? फीफो। तो क्या मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज आया है? क्या मेरे काम को रिकॉर्ड करने के मेथड में चेंज आया है? इफ देयर इज अ मेथड, अगर आप लीफो से फीफो पर शिफ्ट हुए हो तो यहाँ पर मैनेजमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैनेजमेंट को इस बात को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करने की जरूरत है। मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज करेगा नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। ऑडिटर को यही बात चेक करनी है कि whether the accounting policies reflected in the opening balances, whether the accounting policies reflected in the opening balances, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है करंट ईयर के अंदर भी? इफ नॉट जैसे कि यहां पर अप्लाई नहीं हो रही है, पहले लीफो थी अब कौन सी है? फीफो। इफ नॉट तो क्या इसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर प्रोवाइड हो रहा है या प्रोवाइड नहीं हो रहा है? तो पहला ऑब्जेक्टिव जो ऑडिटर का है वो ऑडिटर को MP के अंदर P में अकाउंटिंग पॉलिसीज को देखना है, जहां ऑडिटर यही देखेगा क्या ओपनिंग बैलेंसेस में जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हुआ था सेम अकाउंटिंग पॉलिसी करंट ईयर में कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रहा है या नहीं। और अगर नहीं अप्लाई हो रहा है तो क्या इसको एप्रोप्रिएट तरीके से डिस्क्लोज किया गया है या फिर डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो हमारा यहां तक का पॉइंट आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब ऑडिटर इस बात को चेक करेगा। अब देखो क्या हुआ होगा। ऑडिटर ने देखा प्रीवियस ईयर में लीफो था, करंट ईयर में फीफो था। ऑडिटर भागा भागा देखेगा नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर है भी या नहीं। अब इसके बिना दो सर्कमस्टेंसेस निकल कर आ सकते हैं। एक तो मैनेजमेंट ने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर दिया है और एक मैनेजमेंट ने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर नहीं दिया। अगर मैनेजमेंट ने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर दिया है तो फिर इस
केस में एवरीथिंग इज एज पर एप्लीकेबल FRF। AS1 का रिक्वायरमेंट फुलफिल हुआ ना, तो चीजें किसके अकॉर्डिंग है, एप्लीकेबल FRF की। तो यहाँ तो अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर मैनेजमेंट ने कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF नहीं बना है। और जहां आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF नहीं बन रहा है, जहां आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF नहीं बन रहा है, उस केस में मेरा ओपिनियन क्या जाना चाहिए, उस केस में मेरा ओपिनियन क्या जाना चाहिए, उस केस में अपना ओपिनियन जो जाएगा वो या तो क्वालिफाइड जाएगा ओपिनियन, या फिर वो ओपिनियन एडवर्स जा सकता है, क्योंकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। अब ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट के परवेसिवनेस की ग्रेविटी पे फोकस करता है कि ग्रेविटी ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कितना है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट बहुत सारी हैं या मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम है। अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स बहुत सारी है तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा, और अगर नहीं है तो क्वालिफाइड जाएगा। हम लोगों ने परवेसिव टर्म को अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर समझाया हुआ है। आप चाहें तो कौन से केस में क्वालिफाइड होता है, कौन से केस में एडवर्स होता है, इस चीज को रिवाइज कर सकते हैं हमारी पुरानी वीडियो के अंदर विजिट करके। तो हम लोग बात को फिर से समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या कहा था इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है वो एंगेजमेंट्स जहां पर या तो आज से पहले ऑडिट हुई नहीं, हुई थी तो तुमने की नहीं। फिर कौन करता, प्रीडिसेसर ऑडिटर। प्रीडिसेसर ऑडिटर कौन सा ऑडिटर है, जो डिफरेंट फॉर्म से बिलोंग करता है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना है। ओपनिंग बैलेंसेस में कितनी चीजों को चेक करना है, दो। एम क्या है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। पी क्या है यहाँ पे, पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब आता है AS1 का रोल। AS1 कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर अप्लाई करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हो तो नोट्स टू अकाउंट्स में इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब ऑडिटर को यही बात चेक करना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्ट हो रही है ओपनिंग बैलेंसेस में, क्या ये अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई भी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हो रही है तो इस केस के अंदर हमारा जो ऑडिटर है उस ऑडिटर को बेसिकली चेक करना पड़ेगा, और इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी वो कौन सा ओपिनियन देगा, क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन देगा। आई होप आपको ऑडिट प्रोसीजर एज वेल एज रिपोर्टिंग का दोनों टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बुक में देखते हैं क्या दे रखा है। अपने पास आता है ऑब्जेक्टिव। क्या आता है अपने पास, ऑब्जेक्टिव। और हम लोग जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन हमने डिवाइड किया, ये है पॉइंट नंबर 1 और ये है पॉइंट नंबर 2। ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑडिटर शेल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग वेदर एम और पी बेसिकली आपके पास में था। क्या था आपके पास में, एम और पी था। क्या लिखा दे रखा है, एम क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट, पी क्या है पॉलिसीज। वेदर हम क्या देख रहे हैं, वेदर जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है जो रिफ्लेक्ट हो रही है ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर, ये कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है। इफ देयर आर चेंजेस, अगर कोई चेंजेस हैं तो डिटरमाइन वेदर द चेंजेस आर एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड एज पर एप्लीकेबल FRF। यहाँ एप्लीकेबल FRF कौन सा है, AS1, क्योंकि आपको AS1 में ये बात लिख के दे रखी है। तो सेकंड पॉइंट समझ में आया। ऑडिटर का क्या करना है, ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि ऑडिटर को ओपनिंग बैलेंसेस को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, क्या ओपनिंग क्या ओपनिंग पॉलिसीज के अंदर रिफ्लेक्ट हुई चेक करना पड़ेगा कि क्या ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर रिफ्लेक्ट हुई अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई हुई है या नहीं। देखो सेकंड पॉइंट को इन डिटेल में देखते हैं क्या लिख के दे रखा है। ये रहा आपका सेकंड पॉइंट का इन डिटेल हमें क्या लिख के दे रखा है। ऑडिटर का प्रोसीजर क्या है, ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस टू डिटरमाइन वेदर अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड इन ओपनिंग बैलेंसेस आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड टू करंट ईयर, इफ नॉट वेदर चेंजेस आर एप्रोप्रिएटली रिकॉर्डेड और डिस्क्लोज्ड और प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF। इसका रिपोर्टिंग क्या कहता है, अब देखो रिपोर्टिंग क्या कहता है, ऑडिटर शुड क्वालिफाइड या फिर यहाँ पे थोड़ा हो गया क्वालिफाइड, या फिर कौन सा ओपिनियन देगा, एडवर्स ऑफ ओपिनियन देगा। ऑडिटर शुड
क्वालिफाई या एडवर्स ऑफ ओपिनियन देगा अगर करंट ईयर के अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाइड। प्रीवियस ईयर में आप लिफो कर रहे थे, करंट ईयर में आप फीफो कर रहे थे, एंड जो चेंजेस आए हैं they are not adequately recorded or presented or disclosed as per applicable FRF। changes को भी प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज या प्रेजेंट करा नहीं गया है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग के साथ आई होप आप लोगों को पहला मुद्दा तो क्लियर रहा होगा कि हम लोग किस तरीके से ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेक करने वाले हैं। अब बात करते हैं पहला पॉइंट। अब किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? पहले पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। आपको क्या देखना है कि कहीं ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है। कहीं ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स तो नहीं है, और ये मिस स्टेटमेंट्स इतना मटेरियल है कि ये करंट ईयर के ऊपर मेरा ओपिनियन अफेक्ट कर सकता है। अब देखो यहाँ ऑडिटर क्या क्या करेगा। सबसे पहले आपका ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा? आपको तो सबसे पहले यही देखना है क्या जो ओपनिंग बैलेंसेस लिखे हुए हैं वो ओपनिंग बैलेंसेस बिल्कुल सही रिफ्लेक्शन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। इसके लिए आप क्या करोगे? एक प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओगे, करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाओगे, और आप इस बात को चेक करोगे क्या प्रीवियस ईयर का बैलेंस सीडी करंट ईयर में सही ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया है या नहीं किया गया। सबसे पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, आपको यही देखना है क्या प्रीवियस ईयर का जो भी आपका बैलेंस बीडी है, सॉरी बैलेंस सीडी है, वो करंट ईयर में सही ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ। तो हमारा जो ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे लगेगा, सबसे पहले तो मुझे यही देखना है बैलेंस सही तरीके से ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहा था या नहीं हो रहा था। अब अगर पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो रखा था, अगर पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो रखा था तो मैं पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखूंगी, ऑडिट रिपोर्ट को देखूंगी, और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट को मैं पढ़ूंगी। अब अगर पिछले साल के ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन अनमॉडिफाई दे रखा है, अनमॉडिफाई का मतलब सब कुछ बिल्कुल सही था, तो कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं है जो मुझे करंट ईयर में चेक करनी पड़े। लेकिन वहीं अगर पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाई ओपिनियन दे रहा है, क्या दे रहा है? मॉडिफाई ओपिनियन। फॉर एग्जाम्पल, जब मॉडिफाई ओपिनियन होगा तो रीजंस फॉर मॉडिफिकेशन दिया होगा, तो अब पिछले साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाई ओपिनियन दे रहा है जहां पे ऑडिटर ने रीजंस में ये लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख से ओवर वैल्यू है। क्या है? प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख से ओवर वैल्यू है, जिस वजह से अब सोचो अगर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख से ओवर वैल्यू है तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी तो 1 लाख से ओवर वैल्यू होगा, और अगर करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक 1 लाख से ओवर वैल्यू है तो क्या करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी 1 लाख से ओवर वैल्यू है? तो ये एक ऐसी मिस्टेक है जो है तो प्रीवियस ईयर की, बट चलते 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 कहां पर भी आ गई? करंट ईयर में भी आ गई है। तो अगर प्रीवियस ईयर की कोई मिस्टेक चलते चलते करंट ईयर में आ गई है तो मैनेजमेंट को उस चीज का एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। एडजस्टमेंट एंट्री से इस 1 लाख के इफेक्ट को नलिफाई कर देना चाहिए। तो अगर प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफाइड ओपिनियन दे रखा है, तो इस केस के अंदर ऑडिटर को इस बात को चेक कर लेना चाहिए क्या मैनेजमेंट ने यहाँ पर प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट एंट्री पास किया है या नहीं किया। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बोला, आपको ये देखना है बैलेंसेस सही ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। सेकंड पॉइंट, अगर कोई भी प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट एंट्री की आवश्यकता है तो क्या वो एडजस्टमेंट एंट्री पास करी गई है या पास नहीं करी गई है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो है वो सही ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं हो रखा है, मतलब ओपनिंग बैलेंसेस का जो आपका रिफ्लेक्शन है वो मटेरियली मिसस्टेटेड है। अगर ओपनिंग बैलेंसेस मटेरियली मिसस्टेटेड तो क्लोजिंग बैलेंस भी मिसस्टेटेड हो जाएंगे। तो अगर ओपनिंग बैलेंसेस ही गलत है तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गई ना, तो ऐसे केस में मेरा ओपिनियन क्या जाना चाहिए? या तो क्वालिफाइड जाएगा या फिर कौन सा जाएगा? एडवर्स ओपिनियन जाएगा। कौन सा जाएगा? या तो क्वालिफाइड जाएगा या फिर कौन सा ओपिनियन जाएगा? एडवर्स ओपिनियन जाएगा। अगर बैलेंसेस गलत ब्रॉट फॉरवर्ड कर रखे हैं, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, बैलेंसेस अगर गलत ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं भी कर रखे बट मैनेजमेंट को ना प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी चाहिए थी और मैनेजमेंट ने किसी भी तरीके की प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट एंट्री को पास नहीं किया है, तो ऐसे केस में भी मेरा ओपिनियन क्या जाएगा? या
तो क्वालिफाइड या फिर एडवर्स जाएगा। एडवर्स तब जाएगा अगर आइटम परवेसिव नेचर का है, और अगर परवेसिव नेचर का नहीं है तो खाली क्वालिफाइड जाएगा। तो हमने क्या बोला, ऑडिटर जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा, सबसे पहले ऑडिटर को ये देखना है क्या प्रीवियस ईयर से करंट ईयर के अंदर बैलेंस सही ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और इस मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चलते मेरी रिपोर्टिंग क्वालिफाइड या एडवर्स जा सकती है। वहीं अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी जो चलते चलते करंट ईयर के अंदर भी आ गई है, तो मैनेजमेंट को उसका प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहिए था। तो मैनेजमेंट ने अगर प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट एंट्री भी पास नहीं करी है, तो इस गलती का, इस मिसस्टेटमेंट का रिफ्लेक्शन करंट ईयर में आ रहा है, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी गलत हो जाएगा। एज अ रिजल्ट मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड या फिर क्या जाएगा, एडवर्स जाएगा। और मैं रीजन लिखूंगी पिछले साल की मिस्टेक जो पिछले साल से चलते चलते करंट ईयर में आ चुकी है। अब आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वही बात बोल रहा है कि आपको क्या चेक कर लेना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक कर लेना चाहिए, जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है मेरे पास फोर्थ पॉइंट। देखो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि अब ओपनिंग बैलेंसेस का ब्रॉड फॉरवर्ड तो आप चेक कर सकते हो, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ओपनिंग बैलेंस का ब्रॉड फॉरवर्ड सही हो, बट ऐसा हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के अंदर ऑडिटर ने शायद कोई मिसस्टेटमेंट ओवरलुक कर दी हो। तो मिसस्टेटमेंट तो है, बट शायद प्रीवियस ईयर वाले ऑडिटर को, प्रीडिसीसर ऑडिटर को भी वो मिसस्टेटमेंट ध्यान में नहीं आई थी। तो करंट ईयर के अंदर मुझे अपना प्रोसीजर इस तरीके से अप्लाई करना है कि मुझे ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर भी कंफर्ट आता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ना जब करंट ईयर की ऑडिट करने आई तो मैंने अप्रैल और मई के मंथ का ना बैंक स्टेटमेंट निकाला। अब अप्रैल और मई के मंथ में बैंक स्टेटमेंट में मैंने कुछ डेटर्स से पैसा रिसीव कर रखा था और कुछ क्रेडिटर्स को मैंने पेमेंट कर रखा था। इसका मतलब ये बैलेंसेस जो हैं, ये बैलेंसेस कम से कम 31 मार्च को होने तो चाहिए। अगर होंगे तभी मैंने पेमेंट रिसीव कर रखा होगा या फिर पेमेंट कर रखा होगा। यही पॉइंट है, या तो मैंने कैश रिसीव कर रखा होगा या मैंने पेमेंट कर रखा होगा, बैलेंसेस एग्जिस्ट तो करने चाहिए। तो मैं इस चीज के लिए पिछले महीने में जाके मार्च के लेजर्स को चेक करूंगी और चेक करके देखूंगी क्या सच में बैलेंस स्टैंड कर भी रहा था या नहीं। अगर बैलेंस स्टैंड नहीं कर रहा था तो मुझे करंट ईयर को लेकर ओपिनियन मिल जाएगा कि ओपनिंग बैलेंसेस में कुछ तो गड़बड़ है, और अगर बैलेंस स्टैंड कर रहा था तो मुझे कंफर्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सेम इसी तरीके से अगर एक और एग्जाम्पल के साथ बात को समझते हैं, करंट ईयर में एंटिटी ने कोई एसेट को सेल कर रखा है, तो ये एसेट परचेज कब हुआ, मैं एसेट के परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक उस एसेट से रिलेटेड एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करूंगी। इससे मुझे क्या होगा, एक अमाउंट ऑफ लॉस और गेन भी कैलकुलेट करने को मिल जाएगा, साथ में मुझे ऑडिट एविडेंसेस भी मिल जाएंगे कि ये जो ओपनिंग बैलेंसेस स्टॉक का लिखा हुआ था, इस एसेट का लिखा हुआ था, क्या ये ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था। तो जब मैं करंट ईयर की नॉर्मल ऑडिट कर रही हूं तो उस ऑडिट को करते वक्त भी मुझे इस तरीके से प्रोसीजर अप्लाई करने हैं कि वो मुझे एविडेंसेस किसके बारे में प्रोवाइड करवाएगा, ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में प्रोवाइड करवाएगा। मतलब करंट ईयर के अंदर मुझे ऐसे प्रोसीजर्स लगाने हैं जो प्रोसीजर्स मुझे एविडेंसेस प्रोवाइड करवाएगा ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से ही आता है कि ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिस स्टेटमेंट को चेक करने का तरीका क्या होता है। तो ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर जब आपको मटेरियल मिस स्टेटमेंट चेक करना है तो ऑडिटर इसके लिए सबसे पहले क्या करेगा, इस बात को इंश्योर करेगा क्या प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड सही हुआ है या नहीं हुआ, और अगर प्रीवियस ईयर में किसी भी तरीके की मटेरियल मिस स्टेटमेंट थी तो क्या करंट ईयर में एडजस्टमेंट एंट्री पास करी गई थी या नहीं करी गई थी। थर्ड पॉइंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। फोर्थ पॉइंट, अगर प्रीवियस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड था तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप गो थ्रू करेंगे। वेरी लास्ट पॉइंट हमने क्या कहा, अगर ऑडिटर प्रीवियस ईयर के अंदर कंफर्ट लेना चाहता है तो उसे करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर्स इस तरीके से अप्लाई करने हैं कि उसे ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन होने चाहिए करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर भी। अब रिपोर्टिंग के बारे में समझते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हैं या फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करी गई है तो इस केस में क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन जाएगा। कौन सा ओपिनियन जाएगा, क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन जाएगा। वहीं पर ही अगर प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो, यू आर अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस कि प्रीवियस ईयर में काम किस तरीके से चल रहा था, और आप ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर कुछ भी नहीं कह सकते हो, तो इस केस में या तो क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा या फिर आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा। ये बात हम लोगों को आई होप क्लियर है। देखो रिपोर्टिंग तो बहुत सिंपल है, जहां अनेबल टू ऑब्टेन एविडेंसेस हो जाते हैं वहां क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर जाता है, जहां मटीरियल
मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाता है, वहां पे कौन सा ओपिनियन जाएगा, क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन जाएगा। क्या पॉइंट हमें लिख के दे रखा है, लेट्स सी। ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट, हमने जो ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट छोड़ा था, देखते हैं क्या लिखा है। वेदर ओपनिंग बैलेंसेस आर मटेरियली मिसस्टेटेड एंड हैविंग इफेक्ट्स ऑन करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चीज को चेक करने के लिए हमारा ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा। ऑडिटर शेल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंसेस बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग प्रोसीजर। सबसे पहले आपको क्या देखना है, वेदर आपका प्रायर पीरियड balances are appropriately brought forward to the current year और where appropriate कोई adjustment जो थी वो करी गई है नहीं करी गई as per applicable FRF। फिर आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज के पॉइंट को भी चेक करना है, ये तो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, आपको कुछ प्रोसीजर्स को भी परफॉर्म करना है, जहां पे आप क्या क्या देखोगे। वेदर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड, इफ ऑडिटेड तो परस्यू करोगे कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इवैल्यूएट वेदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड इन करंट ईयर प्रोवाइड एविडेंसेस अबाउट द ओपनिंग बैलेंसेस, वही ब्लॉक ऑफ एसेट वाली बात आ गई है। और परफॉर्म करोगे सफिशिएंट प्रोसीजर्स जो आपको इस सिचुएशन में ठीक लग रहा है। क्लियर है पॉइंट हमारा। फिर आता है रिपोर्टिंग रिलेटेड टू ओपनिंग बैलेंसेस। अगर ऑडिटर ये बात कंक्लूड करता है कि ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ओपनिंग बैलेंस अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस रिगार्डिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस, देन ही शेल बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर मॉडिफाई करेगा या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन प्रोवाइड करेगा एज पर SA 705। वहीं अगर यहाँ पर मिस स्टेटमेंट है जो मटीरियली अफेक्ट करती है या फिर कोई एडजस्टमेंट जो थी वो एडजस्टमेंट पास नहीं करी गई है, तो मॉडिफाई या फिर एडवर्स ओपिनियन जा सकता है एज पर SA 705। आई होप आप लोगों को SA क्लियर होगा, आई कंप्लीटली होप। तो ऐसे को फटाफट से एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। ऐसे 510 बात करता है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की। इनिशियल वर्ड का मतलब है या तो आज से पहले ऑडिट हुई नहीं, और हुई थी तो तुमने की नहीं, तो कौन कर रहा था, प्रीडिसीसर ऑडिटर। इधर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड एंड इफ दे वर ऑडिटेड देन बाय द प्रीडिसीसर ऑडिटर। प्रीडिसीसर ऑडिटर कौन सा ऑडिटर होता है हमारा, प्रीडिसीसर ऑडिटर वो ऑडिटर होता है जिस ऑडिटर ने डिफरेंट CA फर्म का होगा जो। फिर हमने कहा था यहाँ पे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहता है 2। ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ढूंढना है, ओपनिंग बैलेंसेस के अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करना है। ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ढूंढने के लिए 5 स्टेप्स हम लोगों ने लगाए थे। बैलेंस सही ब्रॉट फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है, करंट ईयर के अंदर एडजस्टमेंट एंट्री पास करी गई है नहीं करी गई है। फिर आपने देखा था इसके अंदर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड थी तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपीज को आप रीड आउट करेंगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप चेक करोगे। और वेरी लास्ट पॉइंट जो इसमें हम लोगों ने अप्लाई किया था वो लास्ट पॉइंट था, करंट ईयर में इस तरीके से ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे कि आपको एविडेंसेस अबाउट ओपनिंग बैलेंसेस मिलेंगे। अगर आपको ओपनिंग बैलेंसेस में मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिल रहा है या फिर आपको ओपनिंग बैलेंसेस के अंदर एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की रिक्वायरमेंट थी पर पास नहीं करी गई है, इन शॉर्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट अवेलेबल है, तो ऐसे केस में या तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा या फिर क्वालिफाई ओपिनियन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन मटीरियल मैटर जो है वो परवेसिव है या परवेसिव नहीं है। वहीं पर ही अगर आपका जो ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं उन ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर आप अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस हैं तो आपका डिस्क्लेमर या क्वालिफाई ओपिनियन जा सकता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए AS1 यूज होता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए। कंसिस्टेंटली अप्लाई हो रही है तो वेरी गुड, अगर अप्लाई नहीं हो रही है तो डिस्क्लोजर दिया है या नहीं दिया। कंसिस्टेंटली अप्लाई भी नहीं हो रही है और डिस्क्लोजर भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है, तो ऐसे केस में ऑडिटर का एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा एज पर SA 705। आई होप आप लोगों को SA 510 का टॉपिक कंप्लीटली क्लियर होगा। 510 में से जो क्वेश्चन पेपर के अंदर मोस्टली पूछा जाता है वो है ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करने का ऑडिट प्रोसीजर क्या रहता है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड समथिंग, होप टू मीट यू सून।